नमस्कार दोस्तों। जरा एक सवाल पर विचार कीजिए। क्या प्रेम केवल एक भावना है या फिर प्रेम एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? अगर प्रेम केवल एक भावना है तो दुनिया में इतने रिश्ते टूटते क्यों हैं? इतने लोग प्रेम में दुखी क्यों होते हैं? शादी के कुछ वर्षों बाद लोगों के बीच दूरी क्यों पैदा हो जाती है? लोग अकेलेपन से क्यों जूझते हैं जबकि उनके पास परिवार, दोस्त और सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शन मौजूद होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रेम मिल जाने वाली चीज है या प्रेम करना सीखने वाली चीज है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और दार्शनिक एरिक फ्रॉम की महान किताब द आर्ट ऑफ लविंग की। यह किताब पहली बार 1956 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी, शायद उससे भी अधिक। क्योंकि आज हमारे पास तकनीक पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन सच्चे संबंध पहले से कम हैं। हमारे पास संवाद के साधन पहले से ज़्यादा हैं, लेकिन समझ पहले से कम है। हमारे पास डेटिंग ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल है, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। एरिक फ्रॉम का मानना था कि इस समस्या की जड़ यह है कि अधिकांश लोग प्रेम को गलत तरीके से समझते हैं। हम प्रेम को एक भावना मानते हैं, फ्रॉम प्रेम को एक कला मानते हैं, और यही इस पूरी किताब का केंद्रीय विचार है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसी गहरी किताबों, मनोविज्ञान, दर्शन और जीवन को समझने वाली चर्चाएं पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो वे वास्तव में प्रेम की बात नहीं कर रहे होते। अधिकांश लोग प्रेम को पाने की बात कर रहे होते हैं। ध्यान से सोचिए, जब कोई कहता है कि उसे प्रेम चाहिए तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि कोई उसे चाहे, कोई उसे महत्व दे, कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसके साथ हो। यानी ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि मुझे प्रेम कैसे मिले। लेकिन बहुत कम लोग यह प्रश्न पूछते हैं, मैं प्रेम करना कैसे सीखूं? मैं किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्रेम कैसे करूं? यहीं से पूरी समस्या शुरू होती है। फ्रॉम कहते हैं कि अधिकांश लोग प्रेम को एक क्षमता नहीं बल्कि एक वस्तु समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस सही व्यक्ति मिल जाए तो प्रेम हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गिटार बजाना चाहता है। क्या वह केवल एक अच्छा गिटार खरीद लेने से संगीतकार बन जाएगा? नहीं, उसे अभ्यास करना होगा, गलतियां करनी होंगी, धैर्य रखना होगा, वर्षों तक मेहनत करनी होगी। लेकिन प्रेम के मामले में लोग ऐसा नहीं सोचते। वे मान लेते हैं कि प्रेम तो अपने आप हो जाएगा, बस सही व्यक्ति मिलना चाहिए। फ्रॉम कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि प्रेम भी एक कला है और हर कला की तरह इसे सीखना पड़ता है। अब एक और रोचक बात, फ्रॉम कहते हैं कि आधुनिक समाज ने प्रेम को भी बाजार की वस्तु बना दिया है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ा गौर से कीजिए। जब लोग साथी खोजते हैं तो अक्सर वे क्या देखते हैं? दिखावट कैसी है, कमाई कितनी है, स्टेटस क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, कितना आकर्षक है। यानी हम व्यक्ति को इंसान की तरह नहीं बल्कि एक पैकेज की तरह देखने लगते हैं, एक प्रोडक्ट की तरह। जिस प्रकार बाजार में हम सबसे अच्छी वस्तु खोजते हैं, उसी प्रकार रिश्तों में भी हम सबसे अच्छा विकल्प खोजने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम स्वयं को भी एक उत्पाद की तरह प्रस्तुत करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं कि हम आकर्षक दिखाई दें, हम चाहते हैं कि हमारी कीमत बढ़ जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ गायब हो जाती है, और वह है प्रेम। क्योंकि प्रेम खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, प्रेम लेन देन नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम का संबंध देने से है, लेने से नहीं। लेकिन आधुनिक संस्कृति
हमें लगातार लेने की मानसिकता सिखाती है। हमें सिखाया जाता है कि सफलता प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, लोकप्रियता प्राप्त करो, अधिक से अधिक हासिल करो। धीरे-धीरे यही मानसिकता हमारे रिश्तों में भी प्रवेश कर जाती है और तब हम पूछने लगते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा? यह रिश्ता मेरे लिए कितना उपयोगी है? यह व्यक्ति मुझे कितना खुश रख सकता है? लेकिन प्रेम का वास्तविक प्रश्न इससे बिल्कुल अलग है। वास्तविक प्रश्न है, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं किस प्रकार दूसरे व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बना सकता हूँ? मैं किस प्रकार उसके विकास में योगदान दे सकता हूँ? यहीं से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। फ्रॉम के अनुसार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु अकेलापन है। मनुष्य दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे अपनी अलग पहचान का बोध होता है। हमें पता है कि हम जन्मे हैं, हमें पता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, हमें पता है कि हम सीमित हैं और यही जागरूकता हमें बेचैन करती है। यही बेचैनी अकेलेपन को जन्म देती है। कल्पना कीजिए, यदि आप पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हों, कोई मित्र नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको समझ सके, तो आपका जीवन कैसा होगा? शायद असहनीय। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा जुड़ाव खोजता है। हम संबंध बनाते हैं क्योंकि हम अलगाव से डरते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जुड़ाव और प्रेम एक ही चीज़ नहीं है। कई लोग अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं करते। वे केवल अपने डर से भाग रहे होते हैं। यही कारण है कि कई रिश्ते बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। दो लोग साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन उनके बीच वास्तविक निकटता नहीं होती, वास्तविक समझ नहीं होती, वास्तविक प्रेम नहीं होता। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल किसी के साथ होना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करना, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना, उसके विकास की कामना करना। और यहीं से हमें किताब के अगले महत्वपूर्ण विचार तक ले जाता है। यदि प्रेम एक कला है, तो उसे सीखने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी कला को सीखने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहली है सिद्धांत, दूसरा है अभ्यास। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे पहले चिकित्सा विज्ञान को समझना होगा, फिर वर्षों तक उसका अभ्यास करना होगा। केवल किताबें पढ़ लेने से वह डॉक्टर नहीं बन जाता और केवल अभ्यास कर लेने से भी नहीं। दोनों आवश्यक हैं। ठीक यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। लेकिन अधिकांश लोग प्रेम के बारे में सीखना ही नहीं चाहते। वे केवल प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति संगीत सीखे बिना महान संगीतकार बनना चाहता है। ऐसा संभव नहीं। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि प्रेम वास्तव में है क्या। वे बताते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है। प्रेम एक क्रिया है। प्रेम करना एक कार्य है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बस हमारे साथ घटित हो जाए, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम सचेत रूप से करते हैं। जब हम वास्तव में प्रेम करते हैं, तब हम दूसरे व्यक्ति की वृद्धि और खुशहाली के लिए सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। और यहीं से प्रेम के चार मूल तत्व सामने आते हैं। पहला है केयर, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है रिस्पेक्ट और चौथा है नॉलेज। इन चारों को समझे बिना प्रेम को समझना लगभग असंभव है। आइए सबसे पहले बात करते हैं केयर की। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन की चिंता करने लगते हैं। लेकिन यहाँ चिंता का मतलब नियंत्रण नहीं है। चिंता का मतलब यह नहीं कि हम दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना शुरू कर दें। सच्ची केयर का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के विकास और कल्याण के प्रति वास्तविक रुचि रखना। एक माँ अपने बच्चे की देखभाल क्यों करती है? क्योंकि वह बच्चे के विकास की परवाह करती है। एक माली पौधे को पानी क्यों देता है? क्योंकि वह चाहता है कि पौधा बढ़े और फल फूल सके। यदि माली पानी देना बंद कर दे और फिर भी दावा करे कि वह पौधे से प्रेम करता है, तो उसका दावा झूठा होगा।
ठीक यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपकी खुशियों, आपकी समस्याओं, आपकी भावनाओं और आपके विकास की कोई परवाह नहीं करता, तो वह प्रेम नहीं कर रहा, वह केवल शब्दों का उपयोग कर रहा है। फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम हमेशा जीवन को पोषित करता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ विकास है। जहाँ प्रेम है, वहाँ ऊर्जा है। जहाँ प्रेम है, वहाँ जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है। अब जरा अपने जीवन के रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या आपके संबंधों में यह केयर मौजूद है? क्या लोग वास्तव में आपकी वृद्धि की परवाह करते हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आप दूसरों की वृद्धि की परवाह करते हैं? क्योंकि प्रेम हमेशा दो दिशाओं में बहता है। अब हम दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह शब्द सुनते ही कई लोगों को बोझ का एहसास होता है, लेकिन एरिक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ नहीं मानते। वे कहते हैं कि सच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आप उसके दर्द को महसूस करने लगते हैं। आप उसकी भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब किसी पर अधिकार जमाना नहीं है। यह किसी का मालिक बन जाना नहीं है। यह किसी को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है, मैं तुम्हारे अस्तित्व के प्रति जागरूक हूँ। मैं तुम्हारी ज़रूरतों को देखता हूँ। मैं तुम्हारी मानवता का सम्मान करता हूँ। आज बहुत से रिश्तों में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर नियंत्रण करने लगते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह स्वामित्व की भावना है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, स्वामित्व स्वतंत्रता छीनता है। और अक्सर लोग इन दोनों को भ्रमित कर देते हैं। अब तीसरे तत्व पर आते हैं, रिस्पेक्ट। एरिक फ्रॉम के अनुसार यह प्रेम के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। रिस्पेक्ट का मतलब केवल सम्मान देना नहीं है। रिस्पेक्ट का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति को वैसा देखने की क्षमता जैसा वह वास्तव में है, न कि वैसा जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है, क्योंकि अधिकांश लोग दूसरों को वास्तव में नहीं देखते। वे अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और कल्पनाओं के माध्यम से उन्हें देखते हैं। जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं, तो अक्सर वे एक दूसरे की वास्तविकता नहीं देखते। वे अपने सपनों को देखते हैं, वे अपनी कल्पनाओं को देखते हैं, वे उस व्यक्ति का आदर्श रूप देखते हैं जिसे उन्होंने अपने मन में बना रखा है। लेकिन समय के साथ वास्तविकता सामने आने लगती है, तब निराशा शुरू होती है। लोग कहते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच यह है कि सामने वाला व्यक्ति बदल नहीं रहा होता, बल्कि पहली बार वह वास्तव में दिखाई देने लगता है। रिस्पेक्ट का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करना, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना, उसकी अलग सोच को स्वीकार करना, उसकी कमजोरियों को स्वीकार करना, उसके सपनों को स्वीकार करना। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन उसे बदलना चाहते हैं, तो संभव है कि आप उससे नहीं, बल्कि अपनी कल्पना से प्रेम कर रहे हैं। सच्चा प्रेम दूसरे व्यक्ति को उसकी पूर्ण मानवता से स्वीकार करता है। अब हम चौथे और अंतिम तत्व पर आते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम और ज्ञान का गहरा संबंध है, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते जिसे हम जानते ही नहीं। लेकिन यहाँ नॉलेज का अर्थ केवल जानकारी नहीं है। यह जानना कि किसी का पसंदीदा रंग क्या है, उसकी जन्मतिथि क्या है, या उसने कौन सा भोजन पसंद है, यह वास्तविक नॉलेज नहीं है। वास्तविक नॉलेज कहीं अधिक गहरी चीज है। वह दूसरे व्यक्ति की आत्मा को समझने का प्रयास है। उसके डर क्या हैं, उसकी आशाएं क्या हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज क्या है, वह वास्तव में क्या चाहता है, उसकी सबसे गहरी पीड़ा क्या है, वह किस बात से टूट जाता है, वह किस बात से जीवित महसूस करता है। जब हम किसी व्यक्ति को इस स्तर तक समझने लगते हैं, तब हम वास्तव में उसे जानना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, अधिकांश लोग सुनते नहीं हैं, वे केवल जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं, वे समझने के लिए नहीं सुनते। और यही कारण है
कि बहुत से रिश्तों में संवाद होने के बावजूद समझ नहीं होती। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को जानना तभी संभव है जब हम अपने अहंकार से थोड़ा बाहर निकलें, जब हम वास्तव में सुनें, जब हम वास्तव में देखें, जब हम वास्तव में समझना चाहें। तभी नॉलेज जन्म लेती है और तभी प्रेम गहराता है। अब इन चारों तत्वों को एक साथ रखकर देखिए, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और नॉलेज। यदि इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित है तो प्रेम अधूरा हो जाता है। केयर के बिना प्रेम केवल शब्द बन जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना प्रेम केवल भावना बन जाता है। रिस्पेक्ट के बिना प्रेम नियंत्रण बन जाता है। नॉलेज के बिना प्रेम भ्रम बन जाता है। और शायद यही कारण है कि इतने सारे रिश्ते टूट जाते हैं। लोग प्रेम की बात करते हैं लेकिन चार आधारों पर काम नहीं करते। वे आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं, वे आदत को प्रेम समझ लेते हैं, वे निर्भरता को प्रेम समझ लेते हैं, वे अकेलेपन के डर को प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन प्रेम इन सब से अलग है। प्रेम एक सक्रिय शक्ति है, एक सचेत निर्णय है, एक अभ्यास है, एक क्षमता है। और अब एरिक फ्रॉम हमें प्रेम के विभिन्न रूपों को समझाने वाले हैं, क्योंकि उनके अनुसार प्रेम केवल एक प्रकार का नहीं होता। जिस प्रेम का अनुभव हम अपने मित्रों के लिए करते हैं वह रोमांटिक प्रेम से अलग है। माता का प्रेम अलग है, पिता का प्रेम अलग है, स्वयं के प्रति प्रेम अलग है और ईश्वर के प्रति प्रेम अलग है। इन सभी रूपों को समझे बिना प्रेम की पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो सकती। आज के समय में अधिकांश लोग प्रेम शब्द सुनते ही रोमांटिक रिश्तों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन एरिक फ्रॉम का मानना है यह प्रेम की बहुत सीमित समझ है। उनके अनुसार प्रेम केवल एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है। प्रेम एक दृष्टिकोण है, एक मानसिक अवस्था है, जीवन जीने का एक तरीका है। इसलिए वे प्रेम के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं और उनमें से सबसे पहले आता है ब्रदरली लव। फॉर्म कहते हैं कि ब्रदरली लव सभी प्रकार के प्रेम की नींव है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर ब्रदरली लव नहीं है तो उसका रोमांटिक प्रेम भी अंततः कमजोर साबित होगा। अब प्रश्न है कि ब्रदरली लव क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह मनुष्य के प्रति मनुष्य का प्रेम है। यह वह भावना है जिसमें हम दूसरे इंसान को अपने जैसा मानते हैं। हम उसके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसकी गरिमा का सम्मान करते हैं, हम उसकी मानवता को स्वीकार करते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रदरली लव किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है। जब आप किसी अजनबी को कठिनाई में देखकर उसकी मदद करते हैं तब वहाँ ब्रदरली लव मौजूद होता है। जब आप किसी गरीब, बीमार या परेशान व्यक्ति के प्रति करुणा महसूस करते हैं तब वहाँ ब्रदरली लव मौजूद होता है। जब आप किसी दूसरे इंसान को केवल उसकी उपयोगिता से नहीं बल्कि उसकी मानवता के कारण महत्व देते हैं तब वहाँ ब्रदरली लव मौजूद होता है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि यदि मैं केवल एक व्यक्ति से प्रेम करता हूँ और बाकी दुनिया से घृणा करता हूँ तो वह प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम कोई अलग थलग भावना नहीं है, वह पूरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में प्रेम करना जानता है तो उसकी संवेदनशीलता केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाता है, वह मनुष्यों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ब्रदरली लव का अर्थ यह नहीं कि आप सभी लोगों को समान रूप से पसंद करेंगी, ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोग आपको अधिक पसंद आएंगे, कुछ कम, कुछ से आपका गहरा संबंध बनेगा, कुछ से नहीं। लेकिन प्रेम का अर्थ पसंद या नापसंद से बड़ा है। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करना, उसके अस्तित्व का सम्मान करना, यह समझना कि वह भी आपकी तरह एक इंसान है, उसके भी सपने हैं, उसके भी डर हैं, उसके भी संघर्ष हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया में करुणा इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करुणा हमें दूसरों से जोड़ती है। अब जरा आधुनिक समाज को देखिए, लोग पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे जुड़े हुए हैं? सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं, सैकड़ों संपर्क हैं, लेकिन फिर भी लोग अकेले हैं। क्यों? क्योंकि जुड़ाव और संपर्क अलग अलग चीज़ें हैं। किसी की पोस्ट लाइक करना और किसी के दर्द को समझना
एक ही बात नहीं है। किसी को फॉलो करना और किसी की परवाह करना एक ही बात नहीं है। फ्रॉम कहते हैं कि आधुनिक समाज में मनुष्य धीरे-धीरे वस्तु बनता जा रहा है। हम लोगों को उनकी मानवता से नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता से आंकने लगे हैं। यह व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है, यह मेरे काम का है या नहीं, या मुझे इससे फ़ायदा होगा या नहीं। और जब रिश्ते उपयोगिता पर आधारित होने लगते हैं, तब प्रेम धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि प्रेम का आधार लाभ नहीं, प्रेम का आधार मानवता है। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न आता है, यदि हम सभी मनुष्यों से प्रेम करें, तो क्या व्यक्तिगत प्रेम का महत्व कम हो जाएगा? एरिक फ्रॉम कहते हैं नहीं, बल्कि उसका महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति मानवता से प्रेम करना सीख जाता है, उसका व्यक्तिगत प्रेम भी अधिक परिपक्व हो जाता है। वह दूसरे व्यक्ति को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, वह उसे नियंत्रित नहीं करता, वह उससे चिपकर नहीं रहता, बल्कि वह उसे स्वतंत्रता देता है, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही प्रेम का स्रोत मौजूद है। अब हम प्रेम के दूसरे रूप की ओर बढ़ते हैं, मदरली लव। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मदरली लव मानव जीवन का पहला अनुभव है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो वह पूरी तरह असहाय होता है। वह अपने दम पर जीवित नहीं रह सकता। उसे सुरक्षा चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे देखभाल चाहिए, और सबसे बढ़कर उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह इस दुनिया में सुरक्षित है। यहीं मदरली लव की भूमिका शुरू होती है। मदरली लव की सबसे बड़ी विशेषता अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के प्रेम। माँ बच्चे से इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि बच्चे ने कुछ हासिल किया है। वह उससे इसीलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि वह सफल है। वह उससे इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि वह योग्य है। वह प्रेम करती है क्योंकि वह उसका बच्चा है। बस यही मदरली लव का सार है। बच्चा चाहे कुछ भी करे, माँ का प्रेम सामान्यतः बना रहता है। वह सुरक्षा देता है। यह प्रेम आश्रय देता है। यह प्रेम जीवन के प्रति विश्वास पैदा करता है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में यह प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बच्चे को प्रारंभिक जीवन में पर्याप्त प्रेम और सुरक्षा मिलती है, तो उसके भीतर दुनिया के प्रति विश्वास विकसित होता है। उसे लगता है कि जीवन अच्छा है, लोग भरोसेमंद हैं, दुनिया सुरक्षित है। लेकिन यदि उसे यह प्रेम नहीं मिलता, तो उसके भीतर असुरक्षा पैदा हो सकती है, डर पैदा हो सकता है, अविश्वास पैदा हो सकता है, और ये चीज़ें आगे चलकर उसके सभी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, फ्रॉम मदरली लव की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसकी सीमाएं भी बताते हैं, क्योंकि हर प्रकार के प्रेम की तरह इसमें भी खतरे मौजूद हैं। समस्या तब शुरू होती है जब माँ बच्चे को स्वतंत्र होने नहीं देती, जब वह उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, जब वह उसकी स्वतंत्र पहचान को स्वीकार नहीं कर पाती, तब प्रेम धीरे-धीरे बंधन में बदल सकता है। याद रखिए, सच्चा प्रेम विकास चाहता है, और विकास का अर्थ है स्वतंत्रता। एक अच्छी माँ केवल बच्चे को प्रेम नहीं देती, वह उसे स्वतंत्र भी बनाती है। वह उसे जीवन का सामना करना सिखाती है। वह उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। यदि प्रेम केवल सुरक्षा देता रहे, लेकिन स्वतंत्रता न दे, तो व्यक्ति कभी परिपक्व नहीं हो सकता। यहीं से मदरली लव का सबसे सुंदर रूप सामने आता है। एक माँ कहती है, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि तुम्हें स्वतंत्र होने दूँ। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह प्रेम का बहुत उच्च स्तर है, क्योंकि अधिकांश लोग प्रेम के नाम पर पकड़ कर रखना चाहते हैं, जबकि सच्चा प्रेम उड़ने की क्षमता देता है। मदरली लव सुरक्षा देता है, पोषण देता है, और जीवन के प्रति विश्वास पैदा करता है। लेकिन मानव व्यक्तित्व केवल सुरक्षा से विकसित नहीं होता। यदि किसी बच्चे को केवल प्रेम और संरक्षण मिले, लेकिन दिशा न मिले, तो उसका विकास अधूरा रह सकता है। यहीं से एरिक फ्रॉम हमें प्रेम के एक और महत्वपूर्ण रूप से परिचित कराते हैं, फादरली लव। फ्रॉम कहते हैं कि मदरली लव और फादरली लव मानव जीवन की दो अलग-अलग लेकिन पूरक शक्तियां हैं। मदरली लव कहता है, तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जबकि फादरली लव कहता है, तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी होगी। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।
माँ का प्रेम सुरक्षा देता है, पिता का प्रेम दिशा देता है। माँ का प्रेम स्वीकार करता है, पिता का प्रेम मार्गदर्शन करता है। माँ का प्रेम आश्रय देता है, पिता का प्रेम दुनिया का सामना करना सिखाता है। एरिक फ्रॉम के अनुसार फादरली लव का आधार कुछ अलग सिद्धांतों पर टिका होता है। यह नियमों, अनुशासन, जिम्मेदारी और उपलब्धि से जुड़ा होता है। एक पिता बच्चे को केवल यह महसूस नहीं कराता कि वह प्रिय है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में कैसे खड़ा होना है, कैसे निर्णय लेने हैं, कैसे संघर्षों का सामना करना है, कैसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ एरिक फ्रॉम किसी जैविक पिता की बात नहीं कर रहे, वे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उनका मतलब है उस ऊर्जा से है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाती है। अब सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में केवल मदरली लव हो और फादरली लव बिल्कुल न हो, तो क्या होगा? संभव है कि वह सुरक्षित महसूस करे, लेकिन शायद वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कमजोर पड़ जाए। वह भावनात्मक रूप से निर्भर बन सकता है, उसे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, उसे जिम्मेदारी उठाने में डर लग सकता है। दूसरी तरफ, यदि केवल फादरली लव हो और मदरली लव न हो, तो क्या होगा? तब व्यक्ति अनुशासित तो हो सकता है, लेकिन भीतर से असुरक्षित रह सकता है। वह लगातार खुद को साबित करने की कोशिश कर सकता है। उसे यह महसूस हो सकता है कि उसे प्रेम पाने के लिए कुछ हासिल करना होगा। इसलिए एरिक फ्रॉम कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए दोनों प्रकार के प्रेम आवश्यक हैं। एक हमें यह सिखाता है कि हम प्रेम के योग्य हैं, दूसरा हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। और जब ये दोनों शक्तियाँ संतुलित होती हैं, तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से मैच्योर बनता है। अब यहाँ एक और गहरी बात है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसे अपने भीतर इन दोनों शक्तियों को विकसित करना पड़ता है। बचपन में माता पिता हमें सुरक्षा और दिशा देते हैं, लेकिन वयस्क होने पर हमें स्वयं अपने लिए माँ और पिता दोनों बनना पड़ता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमें स्वयं को स्वीकार करना भी सीखना होगा और स्वयं को अनुशासित करना भी सीखना होगा। हमें अपने प्रति करुणा भी रखनी होगी और जिम्मेदारी भी लेनी होगी। यदि हम केवल खुद को डांटते रहेंगे तो जीवन कठोर बन जाएगा। यदि हम केवल खुद को आराम देते रहेंगे तो विकास रुक जाएगा। परिपक्वता का अर्थ इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है। अब तक हमने प्रेम की उन रूपों की चर्चा की जो मानव संबंधों और पारिवारिक अनुभवों से जुड़े हैं, लेकिन अब हम उस प्रकार के प्रेम की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में सोचते ही अधिकांश लोग प्रेम शब्द को याद करते हैं, और वह है एरोटिक लव, यानी रोमांटिक प्रेम। प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम। आधुनिक फिल्मों, उपन्यासों और गीतों में जिस प्रेम का सबसे अधिक वर्णन होता है, लेकिन एरिक फ्रॉम के अनुसार यही वह क्षेत्र है जहां लोग सबसे अधिक भ्रमित होते हैं, क्योंकि लोग अक्सर एरोटिक लव और आकर्षण को एक ही चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार उसे देखते हैं, आपको वह बहुत आकर्षक लगता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, उससे बात करने की इच्छा करते हैं, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और अचानक आपको लगता है कि यही प्रेम है। लेकिन क्या वास्तव में यही प्रेम है? फ्रॉम कहते हैं कि जरूरी नहीं, क्योंकि आकर्षण और प्रेम अलग-अलग चीजें हैं। आकर्षण बहुत तेजी से पैदा हो सकता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। आकर्षण किसी की सुंदरता से पैदा हो सकता है, प्रेम उसके व्यक्तित्व की गहराई को समझने से पैदा होता है। आकर्षण अचानक होता है, प्रेम एक अभ्यास है। आकर्षण में उत्तेजना होती है, प्रेम में स्थिरता होती है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि जब दो अजनबी पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके बीच की सारी दूरी समाप्त हो गई है। यह अनुभव बहुत शक्तिशाली होता है। कई लोग इसे ही प्रेम मान लेते हैं, लेकिन अक्सर यह केवल अस्थायी निकटता होती है। समय के साथ जब रहस्य समाप्त होने लगते हैं, तो आकर्षण भी कम होने लगता है, और तब लोग सोचते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया। असल में प्रेम शुरू ही नहीं हुआ था, केवल आकर्षण था। फ्रॉम एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं फॉलिंग इन लव और बीइंग इन लव के बीच।
फॉलिंग इन लव का अर्थ है किसी के प्रति अचानक आकर्षित होना, और बीइंग इन लव का अर्थ है किसी के विकास, स्वतंत्रता और खुशहाली के प्रति प्रतिबद्ध होना। पहला अनुभव रोमांचक हो सकता है, दूसरा अनुभव परिपक्व होता है। पहला कुछ महीनों या वर्षों तक रह सकता है, दूसरा पूरी जिंदगी चल सकता है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते शुरुआती उत्साह के बाद कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि वे आकर्षण पर बने होते हैं, प्रेम पर नहीं। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि प्रेम स्वतंत्रता देता है तो फिर एरोटिक लव में विशिष्टता क्यों होती है? क्योंकि ब्रदरली लव तो सभी मनुष्यों के लिए था, केवल रोमांटिक लव एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है। फ्रॉम कहते हैं कि यह विरोधाभास नहीं है। एरोटिक लव में हम एक व्यक्ति के साथ गहरा और विशिष्ट संबंध बनाते हैं, लेकिन यदि उसके भीतर रिस्पेक्ट, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज नहीं है तो यह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति बन सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सुनने में यह रोमांटिक लगता है, लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि यह प्रेम का प्रमाण नहीं है। कई बार यह निर्भरता का प्रमाण है। प्रेम और निर्भरता में बहुत अंतर है। निर्भरता कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पहले वाक्य में डर है, दूसरे में स्वतंत्रता है, और सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ने वाले हैं जो शायद इस किताब के सबसे गलत समझे गए विचारों में से एक है, सेल्फ लव, अर्थात स्वयं से प्रेम। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ है, लेकिन एरिक फ्रॉम का कहना है कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तव में जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह किसी दूसरे से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जब भी सेल्फ लव की बात होती है, बहुत से लोगों के मन में तुरंत एक आपत्ति उठती है। क्या स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है? क्या यह इगोइज्म नहीं है? क्या यह नार्सिज्म नहीं है? क्या यह आत्म-मुगतता नहीं है? हम में से बहुतों को बचपन में सिखाया गया है कि दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में कम सोचो, त्याग करो, बलिदान करो, स्वयं को पीछे रखो, और धीरे-धीरे एक धारणा बन जाती है कि स्वयं से प्रेम करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन एरिक फ्रॉम कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। वास्तव में जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। यह बात पहली बार सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार स्वयं से नफरत करता है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। वह खुद को लगातार दोष देता है। वह अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाता। वह अपने भीतर हमेशा कमी ही कमी देखता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को कैसे स्वीकार करेगा? यदि वह स्वयं के प्रति करुणामय नहीं है, तो क्या वह दूसरों के प्रति करुणामय हो पाएगा? यदि वह स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो क्या वह दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार कर पाएगा? एरिक फ्रॉम का उत्तर है नहीं, क्योंकि प्रेम कोई अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई चीज़ नहीं है। यदि प्रेम एक क्षमता है, तो वह हर दिशा में काम करती है। जिस प्रकार आप दूसरों के प्रति प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आप स्वयं के प्रति भी प्रेम करते हैं, और जिस प्रकार आप स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार धीरे-धीरे दूसरों के साथ भी व्यवहार करने लगते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस एक जैसी चीज़ नहीं है। अधिकांश लोग इन्हें एक समझ लेते हैं, लेकिन फ्रॉम कहते हैं वास्तव में दोनों लगभग विपरीत हैं। सेल्फ लव का अर्थ है, मैं अपने अस्तित्व का सम्मान करता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को महत्व देता हूँ, मैं अपनी ज़रूरतों को समझता हूँ, मैं अपने विकास की परवाह करता हूँ, मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ। लेकिन सेल्फिशनेस का अर्थ है, मैं केवल अपने बारे में सोचता हूँ, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, मैं केवल अपना लाभ चाहता हूँ। यह अंतर बहुत गहरा है। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, लेकिन वह दूसरों से भी प्रेम कर सकता है। एक स्वार्थी व्यक्ति स्वयं से भी प्रेम नहीं कर सकता। वह केवल अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की कोशिश करता है। एरिक फ्रॉम यहाँ एक बहुत रोचक बात करते हैं। वे कहते हैं कि कई बार जो लोग
सबसे अधिक स्वार्थी दिखाई देते हैं, वे वास्तव में स्वयं से प्रेम नहीं करते। वे भीतर से खाली होते हैं। वे अपने भीतर की कमी को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे लगातार मान्यता चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा नहीं होता। उनका आत्म-सम्मान बाहरी दुनिया पर निर्भर होता है। यही कारण है कि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। सच्चा सेल्फ लव व्यक्ति को शांत बनाता है, जबकि सेल्फिशनेस व्यक्ति को बेचैन बनाती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आप स्वयं से प्रेम करते हैं? यह प्रश्न सुनने में सरल है, लेकिन इसका उत्तर देना आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं से प्रेम करने का अर्थ केवल अपने बारे में अच्छा महसूस करना नहीं है। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है स्वयं को सच में जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और फिर भी अपने अस्तित्व का सम्मान करना। बहुत से लोग स्वयं को केवल तब स्वीकार करते हैं जब वे सफल होते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही असफलता आती है, वे स्वयं से घृणा करने लगते हैं। उनका आत्मसम्मान टूट जाता है। इसका अर्थ है कि उनका प्रेम शर्तों पर आधारित था। वह सच्चा सेल्फ लव नहीं था। सच्चा सेल्फ लव कहता है, मैं अपनी गलतियों को देख सकता हूँ, फिर भी मैं अपने अस्तित्व का सम्मान करता हूँ। मैं अपूर्ण हूँ, फिर भी मैं प्रेम के योग्य हूँ। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। अब यहाँ से एरिक फ्रॉम हमें प्रेम की एक और रूप की ओर ले जाते हैं, लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति प्रेम। लेकिन ध्यान रहे, एरिक फ्रॉम इस विषय को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते, वे इसे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से भी समझते हैं। वे कहते हैं, अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों में ईश्वर की अवधारणा अलग रही है और उसी के अनुसार ईश्वर के प्रति प्रेम की समझ भी बदलती रही है। कुछ धार्मिक परंपराओं में ईश्वर को एक पिता की तरह देखा गया है, एक ऐसी सत्ता के रूप में जो नियम बनाती है, जो न्याय करती है, जो सही और गलत का निर्णय करती है। यह दृष्टिकोण फादरली लव से मिलता जुलता है। दूसरी तरफ कुछ परंपराओं में ईश्वर को करुणा और अनंत प्रेम का स्रोत माना गया है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो बिना शर्त स्वीकार करती है। यह मदरली लव के अधिक निकट है। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास का उच्च स्तर तब आता है जब व्यक्ति ईश्वर को किसी बाहरी सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक आंतरिक सत्य के रूप में समझना शुरू करता है। इस अवस्था में ईश्वर केवल पूजा का विषय नहीं रहता, वह जीवन जीने का तरीका बन जाता है, प्रेम करने का तरीका बन जाता है, करुणा का स्रोत बन जाता है, सत्य का अनुभव बन जाता है। यहाँ एरिक फ्रॉम का दृष्टिकोण काफ़ी गहरा है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है लेकिन मनुष्यों से घृणा करता है, तो उसका ईश्वर प्रेम अधूरा है, क्योंकि प्रेम को अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। यदि कोई वास्तव में दिव्यता को समझता है, तो उसकी करुणा पूरे जीवन में दिखाई देगी, उसके व्यवहार में दिखाई देगी, उसके संबंधों में दिखाई देगी, उसके चरित्र में दिखाई देगी। यहीं से हम किताब के एक और महत्वपूर्ण भाग में बढ़ते हैं, और वह है आधुनिक समाज में प्रेम की समस्या। क्योंकि फ्रॉम का मानना है कि प्रेम की सबसे बड़ी बाधा केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि पूरा सामाजिक ढांचा भी है। हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं, वह हमें प्रेम करना नहीं सिखाती, वह हमें प्रतिस्पर्धा करना सिखाती है, तुलना करना सिखाती है, खरीदना और बेचना सिखाती है, सफल होना सिखाती है, लेकिन प्रेम करना नहीं सिखाती। यही कारण है कि आधुनिक दुनिया में प्रेम की समस्या पहले से अधिक गंभीर हो गई है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो प्रेम के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। यह बात समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि यदि रिश्ते टूट रहे हैं, यदि लोग अकेले हैं, यदि प्रेम कमज़ोर हो रहा है, तो इसका कारण केवल व्यक्तियों की गलतियां हैं। लेकिन एरिक फ्रॉम कहते हैं कि हमें समाज की संरचना को भी देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि जिस कल्चर में हम जीते हैं, वह हमें किस दिशा में ले जा रहा है। और यहीं से वे आधुनिक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की चर्चा शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, एरिक फ्रॉम कैपिटलिज्म के खिलाफ राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे, वे एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था
मनुष्य के मन को कैसे प्रभावित करती है। उनका कहना है कि आधुनिक समाज में लगभग हर चीज़ बाजार का हिस्सा बन चुकी है। हम वस्तुएं खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, मनोरंजन खरीदते हैं, ज्ञान खरीदते हैं और धीरे धीरे हम रिश्तों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा विचार है। जब पूरी संस्कृति लेन देन पर आधारित हो जाती है, तब मनुष्य स्वयं को भी एक वस्तु की तरह देखने लगता है। आज लोग अक्सर यह सोचते हैं, मैं कितना मूल्यवान हूँ, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, मैं दूसरों के लिए कितना आकर्षक हूँ। ध्यान दीजिए, यह भाषा किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट की भाषा है। लेकिन आधुनिक संस्कृति हमें अनजाने में इसी दिशा में धकेलती है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। आज हम अपने जीवन को एक प्रदर्शन में बदल चुके हैं। हम अपनी तस्वीरें दिखाते हैं, अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, अपनी सफलताएं दिखाते हैं और धीरे धीरे हमारी पहचान इस बात पर निर्भर करने लगती है कि लोग हमें कितना पसंद करते हैं, कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी प्रशंसा मिली। लेकिन समस्या यह है कि बाहरी मान्यता कभी भी स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। जितनी मिलती है उससे अधिक की इच्छा पैदा हो जाती है और व्यक्ति भीतर से खाली ही बना रहता है। फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम का आधार आंतरिक समृद्धि है, लेकिन आधुनिक संस्कृति का आधार बाहरी उपलब्धि। यही संघर्ष प्रेम को कठिन बना देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आधुनिक समाज हमें लगातार प्रतिस्पर्धा करना सिखाता है। स्कूल में प्रतिस्पर्धा, कॉलेज में प्रतिस्पर्धा, नौकरी में प्रतिस्पर्धा, व्यापार में प्रतिस्पर्धा, हर जगह तुलना, हर जगह रेस, हर जगह खुद को साबित करने का दबाव। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरों को साथी की तरह नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगता है। लेकिन प्रेम और प्रतिस्पर्धा एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि प्रेम सहयोग चाहता है, प्रेम जुड़ाव चाहता है, प्रेम साझेदारी चाहता है, जबकि प्रतिस्पर्धा अलगाव पैदा करती है। यह व्यक्ति को दूसरों से दूर ले जाती है और यही हमें आधुनिक जीवन की एक और बड़ी समस्या तक पहुंचाता है, लोनलीनेस यानी अकेलापन। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य शायद इतिहास का सबसे अकेला मनुष्य है। यह बात पहली नज़र में अजीब लग सकती है, क्योंकि आज हमारे पास संचार के इतने साधन हैं। हम किसी से भी तुरंत बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। फिर भी अकेलापन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संपर्क और संबंध अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के साथ जुड़े रहना और किसी के द्वारा समझे जाना अलग बातें हैं। कई लोग पूरे दिन लोगों के बीच रहते हैं, फिर भी भीतर से अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस नहीं होता कि कोई वास्तव में उन्हें समझता है, कोई वास्तव में उन्हें देखता है, कोई वास्तव में उनकी परवाह करता है। और यही वह जगह है जहाँ प्रेम की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस होती है। लेकिन विडंबना यह है कि अकेलेपन से बचने की कोशिश में लोग कई बार ऐसे रिश्तों में प्रवेश कर जाते हैं जो वास्तव में प्रेम पर आधारित नहीं होते। वे केवल अकेलेपन से भाग रहे होते हैं। वे सोचते हैं, कोई तो हो, बस कोई मेरे साथ रहे, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन डर से बना रिश्ता प्रेम नहीं होता, वह निर्भरता बन जाता है और निर्भरता अंततः लोगों को कमज़ोर करती है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि सच्चा प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है, दो ऐसे व्यक्तियों के बीच जो अकेले रह सकते हैं लेकिन फिर भी साथ रहना चुनते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। यदि मैं अकेला नहीं रह सकता तो मैं शायद प्रेम नहीं कर रहा, मैं शायद सहारे की तलाश कर रहा हूँ। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब व्यक्ति पहले अपने भीतर स्थिरता विकसित करता है। अब यहाँ एक और अवधारणा आती है जिसे एरिक फ्रॉम एलिनेशन कहते हैं। एलिनेशन का अर्थ है अपने आप से अलग हो जाना। आज बहुत से लोग अपना अधिकांश जीवन ऐसे कामों में बिताते हैं जिनसे उनका कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता। वे मशीन की तरह काम करते हैं, वे थक जाते हैं, फिर मनोरंजन में खो जाते हैं, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ से कटने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, वे वास्तव में क्या चाहते हैं।
उन्हें वास्तव में किस चीज़ की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति स्वयं से कट जाता है, तब दूसरों से गहरा जुड़ाव भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता, वह दूसरों को कैसे जान पाएगा? जो स्वयं को नहीं समझता, वह दूसरों को कैसे समझ पाएगा? यही कारण है कि फ्रॉम बार-बार सेल्फ नॉलेज पर जोर देते हैं। प्रेम केवल दूसरे व्यक्ति को समझने का नाम नहीं है, प्रेम स्वयं को समझने की प्रक्रिया भी है। अब ज़रा आज की आधुनिक डेटिंग कल्चर को देखिए। बहुत बार लोग साथी को ऐसे खोजते हैं जैसे वे कोई प्रोडक्ट चुन रहे हों। बेहतर विकल्प और बेहतर विकल्प और बेहतर विकल्प। हमेशा यह भावना कि शायद कहीं कोई और अधिक उपयुक्त व्यक्ति मौजूद है। लेकिन इस मानसिकता में एक समस्या है। यह व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती, क्योंकि उसका ध्यान संबंध बनाने पर नहीं, बल्कि विकल्प खोजने पर रहता है। और प्रेम विकल्पों की अनंत खोज में नहीं मिलता। प्रेम प्रतिबद्धता में विकसित होता है, समर्पण में विकसित होता है, गहराई में विकसित होता है। अब प्रश्न यह है कि यदि आधुनिक समाज प्रेम को कठिन बना रहा है, तो क्या किया जाए? क्या प्रेम आज भी संभव है? क्या आधुनिक दुनिया में भी सच्चा प्रेम विकसित किया जा सकता है? एरिक फ्रॉम का उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को सचेत प्रयास करना होगा। उसे प्रेम को एक कला की तरह सीखना होगा। उसे अपने भीतर कुछ विशेष गुण विकसित करने होंगे। यदि प्रेम वास्तव में एक कला है, तो इसे सीखा कैसे जाए? आखिर कोई व्यक्ति प्रेम की कला में कुशल कैसे बन सकता है? यहीं एरिक फ्रॉम एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि लोग प्रेम के परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रेम के अभ्यास के लिए तैयार नहीं होते। हर कोई चाहता है कि उसे प्रेम मिले, लेकिन बहुत कम लोग प्रेम करने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि क्षमता विकसित करने में मेहनत लगती है, अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। और यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि यदि आप किसी महान संगीतकार को देखते हैं, किसी उत्कृष्ट चित्रकार को देखते हैं, या किसी कुशल सर्जन को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि उनकी सफलता अचानक नहीं आई। उन्होंने वर्षों तक अभ्यास किया, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने अपने कौशल को निखारा। लेकिन प्रेम के मामले में लोग सोचते हैं कि यह सब अपने आप हो जाएगा। यही भ्रम है। प्रेम भी एक कौशल है, और हर कौशल की तरह इसे विकसित करना पड़ता है। सबसे पहला गुण है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। आज अधिकांश लोग अनुशासन शब्द सुनते ही असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है अनुशासन का अर्थ स्वतंत्रता का अभाव। लेकिन एरिक फ्रॉम कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता अनुशासन से ही आती है। जरा सोचिए, यदि कोई संगीत का रोज अभ्यास न करे, तो क्या वह अच्छा संगीत बना पाएगा? यदि कोई खिलाड़ी नियमित प्रशिक्षण न करे, तो क्या वह सफल होगा? नहीं। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देता, तो वह प्रेम की कला में भी प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ अनुशासन का अर्थ केवल समय पर उठना या नियम बनाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर जागरूकता विकसित करना, अपनी आदतों को देखना, अपनी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को देखना, अपने अहंकार को पहचानना, अपने भीतर की बेचैनी को समझना। आज बहुत से लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। जो भावना आती है उसी के अनुसार व्यवहार कर लेते हैं, जो इच्छा आती है उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन प्रेम परिपक्वता मांगता है, और परिपक्वता का अर्थ है मैं अपनी भावनाओं को देख सकता हूँ, लेकिन उनका दास नहीं हूँ। यही अनुशासन है। अब दूसरा गुण है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वह किसी भी चीज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता। उसका मन हमेशा बिखरा हुआ रहता है। एक तरफ मोबाइल, दूसरी तरफ सोशल मीडिया, फिर संदेश, फिर वीडियो, फिर कोई नया नोटिफिकेशन। मन लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। लेकिन प्रेम के लिए उपस्थिति चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों, तो क्या आप वास्तव में उसकी बात सुन रहे होते हैं, या केवल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जब कोई अपना दुख साझा करता है, तो क्या आप पूरी तरह उसके साथ होते हैं,
या आपका मन कहीं और भटक रहा होता है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम की शुरुआत सुनने की क्षमता से होती है, लेकिन सुनना केवल कानों का नहीं है, सुनना पूरे व्यक्तित्व की उपस्थिति है। आज अधिकांश लोग सुने जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में सुनना जानते हैं। और जो सुनना नहीं जानता, वह प्रेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का एक बड़ा हिस्सा दूसरे व्यक्ति को समझने में निहित है। अब तीसरा गुण आता है पेशेंस, यानी धैर्य। यह शायद आधुनिक दुनिया का सबसे दुर्लभ गुण बन चुका है। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत परिणाम, तुरंत सफलता, तुरंत संतुष्टि। लेकिन प्रेम तत्काल नहीं होता, प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार एक संबंध को गहराई तक पहुंचने में समय लगता है। आज बहुत से रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग प्रारंभिक कठिनाइयों को सहन नहीं कर पाते। जैसे ही कोई समस्या आती है, वे सोचते हैं कि शायद यह रिश्ता गलत है, शायद दूसरा व्यक्ति सही नहीं है, शायद कहीं कोई बेहतर विकल्प मौजूद हो। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि परिपक्व प्रेम धैर्यवान होता है। यह विकास की प्रक्रिया को समझता है। वह जानता है कि गहरे संबंध समय लेते हैं। अब चौथा गुण है फेथ, यानी विश्वास। लेकिन यहाँ फेथ का अर्थ केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, यह जीवन पर विश्वास है, मनुष्य पर विश्वास है, प्रेम पर विश्वास है, अपने भीतर की संभावनाओं पर विश्वास है। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम करने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि प्रेम में हमेशा जोखिम होता है। आप किसी व्यक्ति के सामने स्वयं को खोलते हैं, आप अपनी कमजोरियां दिखाते हैं, आप अपनी सच्चाई साझा करते हैं, और ऐसा करते समय चोट लगने की संभावना भी होती है। इसलिए बहुत से लोग प्रेम से बचते हैं, वे सुरक्षित रहना चाहते हैं, वे अपने चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो दीवार दर्द को बाहर रोकती है, वही प्रेम को भी बाहर रखती है। इसलिए प्रेम के लिए विश्वास आवश्यक है। यह विश्वास कि जीवन में जोखिम लेने योग्य चीजें होती हैं, और प्रेम उनमें से एक है। अब पांचवा गुण है करेज, यानी साहस। सच्चा प्रेम कायर लोगों का काम नहीं है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन फ्रॉम यही कहते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ स्वयं को खोलना, प्रेम का अर्थ असुरक्षित होना, प्रेम का अर्थ अपने अहंकार की सुरक्षा छोड़ना, और यह आसान नहीं है। बहुत से लोग इसलिए प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि वे लगातार स्वयं को बचाने में लगे रहते हैं। उन्हें चोट लगने का डर है, उन्हें अस्वीकार किए जाने का डर है, उन्हें खोने का डर है। लेकिन प्रेम डर से नहीं पनपता, प्रेम साहस में पनपता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तब आप वास्तव में प्रेम करने के योग्य बनते हैं, क्योंकि तब आप पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप अनुभव करने लगते हैं। आप नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप स्वीकार करने लगते हैं। और अंत में गुण आता है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। अहंकार हमेशा स्वयं को केंद्र में रखता है। वह चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार चले, वह चाहता है कि लोग उसकी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की वास्तविकता को भी स्वीकार करना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति विनम्र हो, जब वह अपने मानने को तैयार हो कि वह सब कुछ नहीं जानता, जब वह सीखने को तैयार हो, जब वह दूसरे के अनुभव का सम्मान करे। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करना, यह समझना कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक पूरी दुनिया लिए हुए है, और उस दुनिया को समझने के लिए हमें अहंकार से ऊपर उठना होगा। अब यदि आप इन सभी गुणों को एक साथ देखें, डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, पेशेंस, फेथ, करेज, ह्यूमिलिटी, तो आपको समझ में आएगा कि एरिक फ्रॉम प्रेम को केवल भावना क्यों नहीं मानते, क्योंकि भावना तो कभी भी आ सकती है और जा सकती है, लेकिन ये गुण चरित्र का हिस्सा होते हैं, और प्रेम अंततः चरित्र की अभिव्यक्ति है। यहीं से किताब हमें अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों की ओर ले जाती है। फ्रॉम अब यह समझाने वाले हैं कि प्रेम और आत्मविकास का संबंध क्या है। क्या प्रेम केवल रिश्तों के बारे में है, या यह पूरी व्यक्तित्व यात्रा का हिस्सा है? क्या प्रेम का अर्थ
किसी दूसरे को खोजना है या स्वयं को विकसित करना भी है। फ्रॉम का मानना है कि प्रेम केवल किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ने का माध्यम नहीं है, प्रेम स्वयं को विकसित करने का भी माध्यम है। वास्तव में जो व्यक्ति प्रेम करना सीखता है, वह केवल बेहतर साथी नहीं बनता, वह बेहतर इंसान बनता है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति को अपने सीमित अहंकार से बाहर निकालता है। हम में से अधिकांश लोग अपने छोटे से मानसिक संसार में जीते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इनसिक्योरिटीज, और धीरे धीरे हमारा पूर्ण जीवन मैं के इर्द गिर्द घूमता लगता है। लेकिन प्रेम इस घेरे को तोड़ता है। प्रेम हमें सिखाता है कि दुनिया केवल हमारे बारे में नहीं है, दूसरे लोग भी उतने ही वास्तविक हैं जितने हम, उनकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उनके सपने भी उतने ही मूल्यवान हैं, उनका दर्द भी उतना ही सच्चा है। और जब यह समझ विकसित होती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे भावनात्मक रूप से परिपक्व होने लगता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। इमोशनल मैच्योरिटी का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, या कभी क्रोधित नहीं होगा, या कभी असफल नहीं होगा। इसका अर्थ है कि वह अपनी भावनाओं का दास नहीं रहेगा, वह अपनी भावनाओं को समझ सकेगा, उन्हें स्वीकार सकेगा और उनके साथ बुद्धिमानी से जी सकेगा। प्रेम इस परिपक्वता को विकसित करता है, क्योंकि प्रेम हमें बार बार चुनौती देता है। प्रेम हमें धैर्य सिखाता है, प्रेम हमें सुनना सिखाता है, प्रेम हमें त्याग सिखाता है, प्रेम हमें जिम्मेदारी सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम हमें स्वयं का सामना करना सिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके रिश्ते की समस्या दूसरे लोगों में है, लेकिन अक्सर रिश्ते हमारे अपने व्यक्तित्व का दर्पण बन जाते हैं। यदि हम अत्यधिक नियंत्रित करने वाले हैं, तो यह हमारे रिश्तों में दिखाई देगा। यदि हम असुरक्षित हैं, तो यह हमारे रिश्तों में दिखाई देगा। यदि हम स्वार्थी हैं, तो यह हमारे रिश्तों में दिखाई देगा। यदि हम परिपक्व हैं, तो यह भी हमारे रिश्तों में दिखाई देगा। इसलिए एरिक फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम करना सीखना स्वयं को जानना सीखना भी है। अब एक और महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान दीजिए। आधुनिक संस्कृति हमें यह विश्वास दिलाती है कि खुशी बाहर कहीं मौजूद है। यदि सही नौकरी मिल जाए, यदि पर्याप्त पैसा मिल जाए, यदि सही साथी मिल जाए, यदि पर्याप्त प्रसिद्धि मिल जाए, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि यह दृष्टिकोण अधूरा है, क्योंकि खुशी किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती, वह हमारे होने के तरीके से आती है, और प्रेम उसी होने के तरीके का हिस्सा है। यदि व्यक्ति भीतर से खाली है, तो बाहरी उपलब्धियां उसे स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। लेकिन यदि व्यक्ति भीतर से समृद्ध है, तो वह साधारण परिस्थितियों में भी अर्थपूर्ण जीवन जी सकता है। यही कारण है कि फ्रॉम बार बार बीइंग और हैविंग के बीच अंतर की बात करते हैं। हालांकि यह विचार उनकी दूसरी किताबों में अधिक विस्तार से मिलता है, लेकिन उसकी झलक यहाँ भी दिखाई देती है। आधुनिक समाज हमें हैविंग सिखाता है, अधिक पैसा, अधिक वस्तुएं, अधिक सफलता, अधिक शक्ति। लेकिन प्रेम बीइंग सिखाता है, अधिक जागरूक रहना, अधिक करुणामय होना, अधिक जीवित होना, अधिक मानवीय होना, और अंततः यही अधिक महत्वपूर्ण है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या आपके रिश्ते प्रेम पर आधारित हैं या डर पर? क्या आप लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं या उन्हें विकसित होते देखना चाहते हैं? क्या आप प्रेम को पाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रेम करना सीख रहे हैं? क्या आप अकेलेपन से भाग रहे हैं या अपने भीतर प्रेम का स्रोत विकसित कर रहे हैं? ये वही प्रश्न है जो एरिक फ्रॉम इस पूरी किताब के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं, और शायद यही कारण है कि द आर्ट ऑफ लविंग आज भी इतनी महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि यह हमें प्रेम के बारे में कोई रोमांटिक कल्पना नहीं बेचती। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। यह नहीं कहती कि सही व्यक्ति मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बजाय यह कठिन लेकिन सच्ची बात कहती है। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो आपको प्रेम करना सीखना होगा। यदि आप गहरा संबंध चाहते हैं, तो आपको स्वयं को विकसित करना होगा। यदि आप प्रेम में सफलता चाहते हैं, तो आपको प्रेम की कला का अभ्यास करना होगा। और यही इस किताब का केंद्रीय संदेश है।
प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है। प्रेम एक कौशल है, एक अनुशासन है, एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है और हर कला की तरह इसे भी सीखना पड़ता है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है, गलतियाँ होती हैं, असफलताएँ आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वह धीरे-धीरे केवल बेहतर प्रेमी नहीं बनता, वह बेहतर मनुष्य बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रेम कोई रहस्य नहीं है, प्रेम कोई चमत्कार नहीं है, प्रेम कोई दुर्घटना नहीं है, प्रेम एक कला है और हर कला की तरह इसे समझना, सीखना, अभ्यास करना और जीवन भर विकसित करना पड़ता है। यही एरिक फ्रॉम की महान किताब द आर्ट ऑफ लविंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो लेक्चर उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे विचारों, मनोविज्ञान, दर्शन, आत्मविकास और महान किताबों की हिंदी व्याख्याओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही ऐसे लेक्चर्स लाना संभव हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और जीवन को समझने की एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।